हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है मिक्स्ड बाय एरी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 93% तक फ्रेश है। साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कितने भी अच्छे वीडियो बना ले, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1991 में इटली की एक जेल से, जहां हम देखते हैं 3 लड़के अभी अभी जेल में इंटर करते हैं। उन तीनों लड़कों के आते ही जेल के बाकी कैदी उन तीनों का स्वागत करने लगते हैं। उन तीनों में से एक लड़का जब अपनी जेल की बैरक में जाता है तो वहां पर भी मौजूद बाकी कैदी उस लड़के का स्वागत करने लगते हैं। उन कैदियों की बातों से तो पता चल रहा था कि जेल में आने वाला ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। अब जब रात हो जाती है, सभी कैदी सो जाते हैं, तब दूसरे बैरक से आकर एक कैदी उस लड़के को उठाता है और वो कैदी पूछता है, क्या तुम्हारा ही नाम एनरिको है? वो लड़का भी कहता है, हाँ मैं ही एनरिको हूँ। तब वो कैदी कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे भाई एंजेलो ने एक मैसेज देने के लिए भेजा है, जो कि अभी दूसरे बैरक में है। एंजेलो ने मुझे कहने के लिए कहा है कि तुम्हारा पैसा बिल्कुल सेफ है। उसने तुम्हारे पैसे को जमीन के अंदर गाड़ कर वहां पर एक टेनिस कोर्ट बनवा दिया है। तुम्हारी सजा खत्म होने के बाद 10 साल में वो जमीन तुम्हें मिल जाएगी और उसके बाद टेनिस कोर्ट के नीचे गड़ा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। वैसे तुम्हें मैं बताऊं तो मैं पिछले 20 सालों से इसी जेल में हूं। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि बाहर अब क्या चल रहा है। वैसे तुम तीनों भाइयों ने इतना पैसा कमाया कैसे और तुम हो कौन? ये सुनकर एनरिको उन आदमियों को कोई भी जवाब नहीं देता। अब कहानी में हमें सीधा इटली के नेपे शहर में 1976 का समय बताया जाता है, जहां पर एक फ्लैट में रहने वाली बूढ़ी लेडी को किसी का कॉल आता है। बूढ़ी लेडी कॉल अटेंड करती है तो ये कॉल किसी पास्कल नाम के आदमी का था, जो कि उसी बूढ़ी लेडी का पड़ोसी था। पास्कल से बात करने के बाद वो बूढ़ी लेडी पास ही में रहने वाली मेरिसा नाम की लेडी को आवाज लगाती है। वो बूढ़ी लेडी मेरिसा से कहती है, तुम्हारे पति ने कहा है कि वो जल्दी घर पर आने वाला है, इसलिए चाय के बाटले तैयार रखना। मूवी के अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं। तभी मेरिसा उन बच्चों में से पेपे और एंजेलो नाम के बच्चों को ऊपर बुलाती है चाय की बोतल भरने के लिए, और मेरिसा अपने बच्चों से पूछती है, तुम्हारा भाई एनरिको कहाँ पर है? इस पर एंजेलो कहता है, वो अभी शॉप पर होगा। तब मारिया कहती है, उसे भी बुलाकर जल्दी लेकर आओ। अब मूवी में आगे हम एनरिको को देखते हैं, जो कि शॉप पर खड़ा हुआ था और ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर था, जहां पर एनरिको दिन भर रेडियो पर म्यूजिक सुनता रहता था और अगला गाना आने से पहले ही एनरिको को पता चल जाता था कि आगे कौन सा सॉन्ग बजने वाला है। तभी वहां पर एनरिको के भाई भी आ जाते हैं और स्टोर मालिक एनरिको के भाई से कहता है, आखिर ये सभी गानों के बारे में पता कैसे कर लेता है? जवाब में एंजेलो कहता है, एनरिको घर पर भी ऐसे ही करता है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों भाई घर पर जाकर चाय बनाने लगते हैं और उस चाय को एक बोतल में भरकर उस पर लेबल लगाने लगते हैं। एक्चुअल में तीनों भाई वही थे जो मूवी की शुरुआत में जेल में गए थे और कैदी उनका स्वागत कर रहे थे। यह उन तीनों का बचपन का समय था। उन तीनों के पिता पास्कल भी अपने घर में आते हैं। तब पास्कल की वाइफ मेरिसा उनसे कहती है, मकान का किराया बाकी है और मकान मालिक अभी हमारी बेइज्जती करके गया है। तब पास्कल कहता है, मैं मकान मालिक से बात कर चुका हूँ, मैं जल्दी उन्हें किराया दे दूंगा। घर में आकर पास्कल उन तीनों भाइयों की बनाई हुई चाय को चेक करके उन्हें बताता है कि चाय में किस चीज की कमी थी। तब एनरिको अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, आज हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी काम में आपकी हेल्प करेंगे। आगे पास्कल अपनी कार में अपने तीनों बेटों को अपने साथ ले जाने लगता है। अब पास्कल मार्केट में अपने बच्चों के साथ उन बॉटल्स को लेकर आ गया था, जिन्हें उन्होंने चाय से भरा था। आगे पास्कल से एक ऑफिसर बात कर रहा होता है और पास्कल उस ऑफिसर को एक बोतल से असली विस्की टेस्ट करवाता है। विस्की टेस्ट करके वो ऑफिसर कहता है, ठीक है, मुझे पूरा बॉक्स विस्की दे दो। उसी वक्त वहां पर पेपे आकर उस ऑफिसर से पैसे मांगने लगता है और पास्कल उस लड़के को भगाने लगता है। तब तक टेबल के नीचे छिपे हुए पास्कल के बच्चे उस विस्की की बोतल को चेंज कर देते हैं और विस्की की जगह वो उस बोतल को रखते हैं जिसमें उन्होंने चाय भरी थी। पास्कल भी पेपे को वहां से भगाकर उस ऑफिसर से सॉरी कहता है और आगे पास्कल ऑफिसर से पैसा लेकर उसे पूरा विस्की का कार्टून बेच देता है। इस तरह से पास्कल आने वाले टूरिस्ट को विस्की की बोतल में चाय का पानी बेचता था। अब मूवी में आगे हमें सन 1985 का समय बताया जाता है।
एनरिको बड़ा हो चुका था और वो डीजे का काम मांगने एक बार में गया था। एनरिको से पहले वहां पर डीजे रिवॉल्वर नाम के लड़के का इंटरव्यू चल रहा था। आगे एनरिको आगे जाकर बार के ऑनर को अपना नाम फ्राटासियो एनरिको बताता है। यह सुनकर ऑनर कहता है, ये कैसा नाम हुआ? इस बात को लेकर एनरिको सोचकर कहता है, डीजे एनरिको। यह सुनकर ऑनर एनरिको से कहता है, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई जगह खाली है या नहीं। ऐसा कहते ही वहां पर बार के ऑनर का दोस्त आ जाता है और बार का ऑनर अपने दोस्त से बात करने में बिजी हो गया था। एनरिको वहां पर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसका ध्यान डीजे रिवॉल्वर के बैग पर पड़ता है, जिस पर लिखा हुआ था मिक्स्ड बाय रिवॉल्वर। एनरिको को ये नाम काफी पसंद आता है। अब बार में एक एक करके सभी डीजे परफॉर्म कर रहे थे और डीजे रिवॉल्वर की भी बारी आ चुकी थी। तब एनरिको ऑनर से जाकर पूछता है, मेरी बारी कब आएगी? तब बार ऑनर एनरिको से कहता है, आज तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 बजे बाद बार बंद हो जाएगा और हमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस बार बंद करवा देगी। तब बार ऑनर एनरिको से पूछता है, क्या तुम कोई और काम भी करते हो? एनरिको कहता है, हाँ, मैं एक म्यूजिक शॉप पर काम करता हूँ। मैं बचपन में जब शॉप पर जाता था तो शॉप के ऑनर ने ये देखकर मुझे वहाँ पर साफ सफाई के लिए रख लिया। अब मैं अपने फ्री टाइम में वहीं पर म्यूजिक टेप्स को मिक्स भी करता हूँ। तब बार का ऑनर एनरिको को समझाता है, डीजे कोई आम जॉब नहीं है। डीजे बनने के लिए एक स्टाइल होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ये सब बहुत मायने रखता है और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और तुम कभी डीजे एनरिको नाम भी यूज मत करना क्योंकि बस तुमने अपने नाम के आगे डीजे लगा दिया। और मेरी बात मानो तो सफाई वाली जॉब मत छोड़ना। ऐसा कहकर बार का ऑनर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन एनरिको अपनी शॉप पर सफाई का काम कर रहा था। तभी शॉप का ऑनर एक कस्टमर से बात करते हुए कहता है, यह एनरिको नाम का लड़का म्यूजिक में जीनियस है। कस्टमर के वहां से जाने के बाद ऑनर भी लंच के लिए चला जाता है और एनरिको एक टेप मिक्स करता है। एक्चुअली वो टेप वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड फ्रांसिस्का के लिए मिक्स कर रहा था। कैसेट के बॉक्स के पेपर पर लिखा हुआ था, सॉन्ग्स फॉर फ्रांसिस्का, चूज बाय डीजे एनरिको। उस नाम को पढ़कर एनरिको थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद एनरिको नीचे लिखे अपने नाम को काट देता है और उसके नीचे एनरिको लिखता है मिक्स्ड बाय एरी। आगे एनरिको अपने घर पर पहुंचता है। तब उसका भाई पेपे उससे पूछता है, क्या तुमने वो टेप रेडी की? लेकिन पेपे ने जो गाने उस कैसेट में डालने के लिए कहे थे, एनरिको ने वो नहीं डाले थे। इस बात को लेकर पेपे थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे पहले से नाराज थी। फिर भी पेपे वो कैसेट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के लिए निकल जाता है। एनरिको को भी भूख लग रही थी। तभी उसका भाई एंजेलो उससे कहता है, बाहर पुलिस के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, मुझे लगता है आज पुलिस किंग को अरेस्ट करने वाली है, चलो हम भी चल के देखते हैं। दूसरी तरफ पेपे अपने गर्लफ्रेंड के घर का बेल बजाता है और पेपे की गर्लफ्रेंड फ्रांसिस्का उससे वो कैसेट लेकर वापस ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ एनरिको गलियों में घूम रहा था। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाता है। एनरिको उन्हें सॉरी बोलता है पर वो लड़के एनरिको को परेशान करने लगते हैं। तब उनमें से एक लड़का कहता है, ये तो वही लड़का है ना जो रिकॉर्ड स्टोर में सफाई का काम करता है। यह सुनकर एनरिको को बुरा लगता है और वो कहता है, मैं सफाई का काम नहीं करता हूँ, मैं एक डीजे हूँ। यह बात सुनकर वो लड़के एनरिको को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्का भी उस टेप को अपने कमरे में ले जाकर उसे प्ले करती है और टेप के गानों को सुनकर फ्रांसिस्का उसमें खो जाती है। इधर गली के वो लड़के अभी भी एनरिको को पीट रहे थे। तभी वहां एंजेलो आ जाता है और एंजेलो अपने मोजे में एक पत्थर डालकर उनमें से एक लड़के को जोर से मारता है, जिसके कारण वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसका सर फट गया था। अब एंजेलो के साथ साथ पुलिस शहर के किंग को भी अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक चर्च में फ्रांसिस्का की शादी पेपे से हो रही थी। पेपे की पूरी फैमिली चर्च में मौजूद थी। तभी एक पुलिस वाला वहां पर एंजेलो को भी लेकर आता है, जिसे जेल से पेपे की शादी में आने के लिए इजाजत दी गई थी। अब अगले दिन जब एनरिको रिकॉर्ड स्टोर पर काम करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ऑनर ने वो स्टोर बेच दिया है क्योंकि उसे उस स्टोर के अच्छे दाम मिल रहे थे। तब ऑनर एनरिको को कहता है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, ये दौर सभी की जिंदगी में आता है, अगर तुम चाहो तो वो खाली पड़ी टेप्स तुम्हारे लिए रख सकते हो और मेरी एडवाइस मानो तो तुम अपना खुद का कोई बिजनेस खोलो। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पेपे समुद्र किनारे कई और लोगों के साथ खड़ा हुआ था। एक्चुअल में पेपे सिगरेट के पैकेट की स्मगलिंग करता था। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो सभी लोग सिगरेट्स के पैकेट छोड़कर वहां से भाग खड़े होते हैं। पेपे अपने घर पर किसी तरह थका हारा लौटता है। तब वहां फ्रांसिस्का खड़ी हुई थी। पेपे फ्रांसिस्का को बताता है सिगरेट स्मगलिंग का धंधा अब बंद हो गया है। पेपे अपने घर के अंदर देखता है तो वहां पर एनरिको बैठा हुआ था। एनरिको के पास कुछ खाली टेप्स थी जो वो स्टोर से लेकर आया था।
आगे पेपे एंडिको को समझाता है तुम इस काम के जरिए अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। तब एंडिको कहता है मैं टेप को कॉपी करके बेच सकता हूँ, लेकिन एक टेप को कॉपी करने में 1 घंटा लग जाता है। तब फ्रांसिस्का उन्हें कहती है क्या हो यदि जल्दी टेप कॉपी करने का कोई और तरीका हो। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, क्या ऐसा कोई डिवाइस नहीं होगा जिससे टेप जल्दी कॉपी हो जाती हो। उन दोनों को फ्रांसिस्का का आइडिया काफी पसंद आता है और वो दोनों एक बुक स्टोर पर जाकर मैगजीन छानने लगते हैं। तभी एनरिको मैगजीन में डुप्लीकेटोग्राफर के बारे में पढ़ता है, जो डिवाइस 1 घंटे के टेप को 2 मिनट में कॉपी कर सकता था। लेकिन उस डिवाइस की कीमत 7 मिलियन इटालियन लीरा थी, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा थी। पेपे इस आइडिया को ड्रॉप करना चाहता था। तब फ्रांसिस्का उन्हें कहती है क्यों ना तुम ये पैसा किसी से उधार ले लो। इसे सुनकर वो दोनों भाई पैसा उधार लेने के लिए मारियो नाम के आदमी के पास पहुंचते, जो कि एक बड़ा गुंडा था, और वो उन लोगों से डायरेक्टली पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो लोग बताते हैं और मारियो उन्हें पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों मुझे 1 महीने के अंदर 7 मिलियन लीरा वापस नहीं लौटाओगे तो 1 महीने बाद तुम्हें मुझे 8 मिलियन लीरा देने होंगे, और 2 महीने बाद 12, उसके बाद 13 मिलियन लीरा। पैसा लेकर वो लोग अपनी शॉप खोल लेते हैं और उनकी शॉप पर भीड़ लगने लगती है, जहां पर वो कॉपी की हुई टेप्स को बेच रहे थे। तभी वहां एक लड़की आकर अपने पसंदीदा गानों की टेप मांगती है। एनरिको उस लड़की को एक रोमांटिक टेप सजेस्ट करता है। तब वो लड़की कहती यदि मुझे ये पसंद नहीं आई तो तुम मुझे दूसरी टेप दोगे। ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एनरिको, पेपे और फ्रांसिस्का ने मिलकर बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, लेकिन एनरिको अभी भी इन पैसों से सेटिस्फाई नहीं था। एनरिको उन टेप्स में अपना मिक्स किया सॉन्ग भी डालना चाहता था, जिसे वो मिक्स्ड बाय एरी का नाम देना चाहता था। एरी कहता है मुझे पता है कि लोगों को क्या पसंद है, अगर मैंने लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर टेप बनाई तो हम लोग और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो लोग पैसों को काउंट करते तो उन लोगों ने 15 दिनों में 13 मिलियन लीरा कमा लिए थे। पेपे कहता है डॉन मारियो का लोन चुकाने के बाद और इन सारे सामान की कॉस्टिंग निकालने के बाद भी हम एक के हिस्से में 1 मिलियन लीरा आएंगे। ये सुनकर फ्रांसिस्को हंस के कहती ये तो काफी ज्यादा पैसा है। लेकिन एरी ये सब सुनकर भी ज्यादा खुश नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तब फ्रांसिस्का कहती एरी क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो। एनरिको कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग इन टेप्स को सिर्फ हमारे पड़ोसी इलाकों में बेच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये टेप्स सभी सिटीज में पूरे देश में बिके। ये सुनकर पेपे कहता है लेकिन इसके लिए तो हमें बल्क में ऑर्डर तैयार करने होंगे और हमें एक बड़ा सेल्स का नेटवर्क चाहिए होगा। ये कहते ही पेपे के दिमाग में कुछ आता है और वो चुप हो जाता है। अब अगले दिन पेपे एक जहाज में उन लोगों से मिलता है जो कि सिगरेट्स की स्मगलिंग करते थे। पेपे उन्हें टेप्स दिखाते हुए कहता है आपको हमारे लिए टेप्स बेचनी है। एक सिगरेट के कार्टून को बेचने में आप लोगों को कितना पैसा मिल जाता है। तब उनमें से एक आदमी कहता है तकरीबन 1000 लीरा। पेपे कहता है तो ये टेप्स हम आपको 2500 लीरा में देंगे और इसे आप इटली के किसी भी मार्केट में जाकर 5000 लीरा में बेच सकते हो, बिना पकड़े जाने के रिस्क के। अब अगले दिन वो दोनों भाई वापस डॉन मारियो के पास जाकर उसे उसका पैसा लौटा देते हैं। अब आगे उन्हें और बड़ा लोन चाहिए था, इसलिए वो डॉन मारियो से 200 मिलियन लीरा का लोन ले लेते हैं और उन पैसों से वो खाली टेप्स को खरीदने के लिए जाते हैं। पेपे कहता है हमें सभी खाली टेप्स चाहिए जो इस गोडाउन में मौजूद है। उस आदमी को लगता है वो दोनों बच्चे मजाक कर रहे। उसी वक्त एनरिको अपने साथ लाया पैसों का बैग उस आदमी के सामने खाली कर देता है और इतना सारा कैश देखकर वो आदमी चौंक जाता है। अब आगे एनरिको भी अपने काम में लग जाता है। उसने टेप्स को कॉपी करने की कई सारी मशीन्स खरीद ली थी। अब वो टेप्स को कॉपी करके बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं। अब उन्हें इंतजार था कि वो स्मगलर उनसे टेप खरीदकर उन्हें दूसरे शहरों में बेचे। एनरिको और पेपे दोनों स्मगलर के आने का वेट करने लगते हैं, पर कोई भी वहां पर नहीं आता। तभी वहां पर एक आदमी आकर फोन उठाकर एक नंबर पर कॉल करता है। ये कॉल उस आदमी ने हड्डी के हॉस्पिटल में लगाया था। एनरिको को फोन पर पता चलता है कि उस आदमी ने सारे स्मगलर की पिटाई करके उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। वो आदमी एक मोरक्कन माफिया था। वो आदमी उन दोनों को धमकी देता है अगर तुम लोगों ने मुझे 10 मिलियन लीरा नहीं दिए तो मैं वापस यहाँ पर आकर तुम्हारे पूरे बिजनेस को तहस नहस कर दूंगा। वो आदमी वहां से जाने लगता है। उसी वक्त एंजेलो भी स्टोर से छूटकर आने लगता है, जो कि अब जेल से छूटकर आ रहा था। आगे वो सभी मिलकर लंच कर रहे थे, तब भी वो दोनों चुप बैठे थे। तब उनके पिता उन्हें देखकर पूछते तुम दोनों को क्या हुआ।
तब पेपे उन्हें बताता है सब कुछ ठीक है, बस हमें मोरक्कन माफिया ने धमकी दी है। वो हमसे 10 मिलियन लीरा की मांग कर रहा है और उसने हमारे सारे स्मगलर को भी पीट कर हॉस्पिटल भिजवा दिया है। तब उनके पिता कहते मुझे लगता है एंजेलो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है। आगे एंजेलो उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो उन लोगों की मदद कर सकता था। एंजेलो ने जेल में रहते हुए इन सभी लोगों को दोस्त बनाया था और ये सभी क्राइम की दुनिया में थे। अब अगले सीन में हम उस मोरक्कन माफिया को देखते हैं जो कि अपने घर में टीवी देख रहा होता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसकी टीवी का एंटीना नीचे पड़ा हुआ था और कोई उस एंटीने को खींच रहा था। वो डॉन पीछे जाकर देखता है तो वो एंटीना एनरिको और पेपे ने गिराया था। वो माफिया उन पर चिल्लाने लगता है, तभी पीछे से एंजेलो आकर उस डॉन के सर पर गन तान देता है। आगे एंजेलो के दोस्त उस माफिया के और आदमियों को भी बाहर लेकर आते हैं और एंजेलो उस माफिया और उसके आदमी को धमकाने लगता है। तभी उस माफिया के घर में एक बड़ा विस्फोट होता है जिस ब्लास्ट में पूरा घर उड़ जाता है। ये सब उन तीनों भाइयों ने उस माफिया को डराने के लिए किया था। अब आगे उन लोगों का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा था। दिन ब दिन डीजे एरी फेमस हो गया था और उसके कस्टमर भी बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी लैब्स भी बना ली थी जहां पर वो लोग अपनी टेप्स को कॉपी करने का काम किया करते थे और अब उनके अंडर 100 से भी ज्यादा वर्कर काम करने लगे थे। उनकी टेप इटली में हर जगह पहुंच रही थी। उन तीनों भाइयों के पास अब बहुत सारा पैसा भी आ चुका था, यहाँ तक कि अब उन्होंने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीद ली थी। आगे एंजेलो एनरिको को एक क्लब में ले जाता है। वहां पर डीजे द्वारा एरी का नाम अनाउंस किया जाता है और लोग एरी को काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। एनरिको कंसोल पर गाने बजाने लगता है। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जो लड़की उसके स्टोर में आई थी। एनरिको भी उस लड़की को पहचान जाता है। इस लड़की का नाम टेरेसा था। आगे एनरिको और टेरेसा बात करने लगते हैं। एनरिको कहता है तुम्हें एक रोमांटिक गानों की टेप चाहिए थी, अगर तुम चाहो तो मैं अभी लैब में जाकर तुम्हारे लिए बनाकर ला सकता हूँ। लैब का नाम सुनकर टेरेसा थोड़ी शॉक होती है और आगे एनरिको टेरेसा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी लैब दिखाने ले जाता है। अब आगे हम एनरिको के भाइयों को देखते हैं जो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे और उनके पास में उनकी लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खड़ी हुई थी। कार्माइन एक माफिया था और वो अपने ड्राइवर से पूछता है ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी किसकी है। ड्राइवर कहता है ये लैम्बोर्गिनी फ्राटासियो ब्रदर्स की है। ये लोग मिक्स्ड बाय एरी नाम से ऑडियो टेप्स बेचते हैं। दूसरी तरफ एनरिको टेरेसा के साथ अपनी लैब में था और वो टेरेसा को हेडफोन्स लगाकर उसे गाने सुनाने लगता है। गाना सुनकर टेरेसा पूछती है ये सॉन्ग कौन सा है। एनरिका कहती है ये गाना कल लॉन्च होने वाला है, ये सनरेमो फेस्टिवल का है। टेरेसा कहती है तो ऑफिशियल रिलीज से पहले तुमने इस गाने को रिलीज कर दिया। एनरिको कहता है हाँ और टेरेसा ये सुनकर शॉक रह जाती है। आगे वो दोनों क्लोज आकर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी एनरिको के भाई वहां पर आकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। एनरिको दरवाजा खोलता है तब पेपे कहता है हमसे कोई मिलना चाहता है, हमें अभी जाना होगा। आगे वो तीनों भाई एक बहुत ही आलिशान पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ की चकाचौंध देखकर वो तीनों शॉक रह जाते हैं। वहां का कैमरामैन उन लोगों के फोटो भी क्लिक करता है। तभी एक आदमी आकर उनसे कहता है तुम लोगों में से एरी कौन है। आगे वो आदमी एरी को अंदर आने के लिए कहता है और एरी उसके साथ अंदर चला जाता है जहां पर एरी देखता है कि वहां पर पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे। यह आदमी कार्माइन नाम का वही माफिया था जो कि अपने ड्राइवर से लैम्बोर्गिनी कार के बारे में पूछ रहा था। कार्माइन एरी से पूछता है तो तुम्हें मिक्स्ड बाय एरी नाम की वो टेप बेचते हो। एनरिको कहता है हाँ मैं ही एरी हूँ। आगे कार्माइन एरी के पास आकर बैठकर उससे कहता है एरी मैंने सुना है कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, तुम काफी मोटा पैसा बना रहे हो। तुम जितना कमा रहे हो इतना कमाने में तो हमें 3 बार उम्र कैद हो जाती है। तुम कितने भाई हो। एनरिको कहता है हम 3 भाई है। कार्माइन कहता है तो आज से हम लोग 4 भाई है, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ। एक्चुअली कार्माइन यहाँ पर एनरिको के बिजनेस में पार्टनरशिप चाहता था। एनरिको कुछ समझ नहीं पाता और वो अपने भाइयों के साथ वापस लौटने लगता है। एनरिको के भाई भी डर रहे थे और पेपे कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, हम किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। तभी उन तीनों की नजर सड़क से गुजर रही गाड़ियों की ओर पड़ती है और वो लोग देखते हैं कि ट्रक में भरकर कई हथियारबंद लोग कार्माइन के घर की तरफ ही जा रहे थे। उन सभी भाइयों की किस्मत अच्छी थी कि वो समय से पहले ही वहां से निकल गए थे। अगले दिन न्यूज चैनल पर सिर्फ यही खबर चल रही थी कल रात में 2 क्रिमिनल्स गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई जिनमें कई लोग मारे गए और मरने वाले लोगों में कार्माइन और उसकी फैमिली भी शामिल थी। आगे पुलिस घटना वाली जगह की छानबीन कर रही थी। तभी पुलिस के हाथ में पार्टी के कुछ फोटो लगते हैं। पार्टी के उन फोटो में एक फोटो में वो तीनों भाई भी मौजूद थे।
मूवी में आगे हमें सन 1987 का समय बताया जाता है, जब इटली में एक रैली निकल रही थी। तभी एंजेलो के पेजर पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर एंजेलो डर जाता है। असल में पुलिस वालों ने उनके एक रिकॉर्ड स्टोर पर रेड मार दी थी और पहली बार उनके लिए पायरेट शब्द का यूज किया गया था। मतलब एंडिको जो काम करता था वो दूसरे के म्यूजिक को उठाकर मिक्स करता था और दूसरे के म्यूजिक को कॉपी करने का ये काम इनलीगल था। आगे एंजेलो उन दोनों भाइयों को न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है, न्यूज में हमें पायरेट्स कहा जा रहा है। तब पेपे कहता है, हम लोग कोई टैक्स नहीं भरते और ना ही कोई रिसिप्ट बनाते हैं। हमारे पास तो कैश रजिस्टर भी नहीं है और हमारी लैब पर ये रेड पुलिस ऑफिसर रिकार्डी ने मारी है। इसी ने शहर में सिगरेट्स की स्मगलिंग बंद कराई थी। तभी पेपे को आइडिया आता है कि वो लोग अपना पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइज करेंगे। आगे वो लोग अपनी कंपनी को अलग अलग नाम से रजिस्टर करवाते हैं ताकि वो अपने सभी क्लाइंट के साथ बिजनेस कर सके और उनका सारा पैसा ऑर्गेनाइज रहे। लेकिन ऑफिसर रिकॉर्डी उनकी लैब्स पर छापा मार रहा था। आगे पुलिस जब उनके एक अपार्टमेंट में रेड मारती है तो ऑफिसर रिकॉर्डी देखता है कि वहां से सभी लोग पहले ही भाग चुके थे। आगे कैप्टन रिकॉर्डी सड़क से गुजर रहा था, तभी वो सड़क पर अपनी कार रोकता है और कैप्टन रिकॉर्डी देखता है कि वहां पर एक आदमी कई सारी टेप्स लेकर उन्हें बेच रहा था, जिनमें से एक सन्नेमो फेस्टिवल की टेप भी थी। जबकि ये फेस्टिवल अभी चल रहा था और इसका म्यूजिक अभी रिलीज भी नहीं हुआ था। ये सब देखकर रिकॉर्डी फ्रस्ट्रेट होकर अपने सीनियर के पास जाता है ताकि वो उन तीनों भाइयों को अरेस्ट करने का वारंट निकलवा सके। लेकिन सीनियर रिकॉर्डी को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसके मुताबिक टेप मिक्स करना कोई बड़ा क्राइम नहीं है। सीनियर के ऑफिस से निकलने के बाद रिकॉर्डी काफी फ्रस्ट्रेट होता है। अब मूवी में आगे हम आर्टुरो बारम्बानी नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था और फोर्ब्स के मुताबिक वो कंपनी इटली में टॉप 10 में आती थी। बारम्बानी अपने खरीदारों की लिस्ट को चेक कर रहा था और उसे कुछ अजीब लगता है। आगे बारम्बानी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि खरीदारों की लिस्ट में कोई मिस्टेक हो गई है। इसमें लिखा है कि मिक्स्ड बाय एरी नाम की कंपनी ने 5 बिलियन लीरा के ब्लैंक टेप ऑर्डर किए हैं। तब असिस्टेंट कहता है, सर ये कोई मिस्टेक नहीं है बल्कि ये सही है। ये बात सुनकर बारम्बानी शॉक रह जाता है। आगे बारम्बानी उन तीनों भाइयों को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और बारम्बानी उन तीनों से मिलकर उन्हें एक आलीशान होटल में लंच के लिए ले जाता है। आगे बारम्बानी उन तीनों को ऑफर देता है कि वो उनके लिए सिंगल सप्लायर सिस्टम तैयार करेगा और बारम्बानी उन्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट देने का भी ऑफर करता है। इस डील को सुन के तीनों भाई काफी खुश होते और वो अपना लंच एंजॉय करने लगते हैं। वो तीनों भाई कार में जा रहे होते तभी एनरिको को सड़क पर कुछ नजर आता है और एनरिको कार रुकवाकर उस जगह पर जाता है जहां पर वो तीनों भाई देखते कि वो एक स्टोर था और मार्केट में एक नई चीज आ चुकी थी, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, यानी जो ऑडियो कैसेट का चलन था वो अब खत्म होने जा रहा था। अब रात में एनरिको अपने घर पहुंचकर टेरेसा को एक गिफ्ट देता है। एनरिको कहता है, जब भी मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे पूरा सर्कस नजर आता है जहाँ पर डायरेक्टर है, सिंगर है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो बस एक डीजे बनना चाहता था। अगर मैं मिक्स्ड बाय एरी का काम बंद कर दूं तो तुम मेरे साथ रहोगी? टेरेसा कहती, एरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी भी उस रोमांटिक टेप का इंतजार कर रही हूँ जो तुम मुझे देने वाले थे। और ये कहकर टेरेसा एरी को गले लगा लेती है। अब अगले सीन में हम बारम्बानी को देखते हैं जो कि एक रिकॉर्ड लेवल की मीटिंग में था। एक आदमी मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था और वो वहां मौजूद लोगों को चार्ट दिखा के कहता है, ये हमारी रिकॉर्ड कंपनी के सेल्स फिगर है। इस बिक्री में हमारी सबसे ज्यादा टेप बिक्री की हिस्सेदारी मिक्स्ड बाय एरी नाम की कंपनी की है और ये कंपनी मुख्यतः पायरेसी का काम करती है। आगे वो आदमी कहता है, मिक्स्ड बाय एरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली टेप सनरेमो फेस्टिवल की होती है। ये टेप फेस्टिवल के पहले ही मार्केट के स्टॉल्स में बिकने लगती है, म्यूजिक के रिलीज होने से पहले। तब मीटिंग में मौजूद एक आदमी पूछता है, ये वो लोग कैसे करते हैं? तब मीटिंग में मौजूद एक आदमी कहता है, शायद हम लोगों के बीच में से कोई है जो इन टेप्स को लीक करता है। मीटिंग में मौजूद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी इस काम को बंद करवाएंगे। इस बात को लेकर बारम्बानी परेशान होकर सीधा एनरिको से मिलने उसके घर पर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ने रिकॉर्ड लेबल के फोर्स करने पर मिक्स्ड बाय एरी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। पुलिस द्वारा पायरेसी के खिलाफ एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था और इसकी कमान पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डी को सौंपी गई थी। बारम्बानी भी एनरिको को मीटिंग में हुई सारी बातें बताता है। बारम्बानी कहता है, रिकॉर्ड लेबल पुलिस के साथ मिलकर तुम्हें अरेस्ट करवाने की प्लानिंग करवा रही है क्योंकि तुम्हारी बिक्री इटली में टॉप पर है। हो सकता है कि पुलिस तुम्हारे फोन भी टेप कर रही हो।
तुम ये सब काम बंद कर दो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी अब कमाने की जरूरत नहीं। ये सब सुनकर एनरिको बारम बनी को थैंक यू कहकर उसे घर के बाहर छोड़कर आता है। मूवी के अगले सीन में एनरिको और पेपे एक बार में बैठे थे और पेपे वहां पर सीडी को देख रहा था। पेपे सोच रहा था हम इस सीडी को कॉपी कैसे करेंगे। तभी फोन बजता है और पेपे फोन अटेंड करता है। वो कॉल एंजेलो का था जो कि जापान से कॉल कर रहा था और एंजेलो पेपे को बताता है मुझे यहाँ जापान में CLC डिवाइस नाम की चीज मिली है और ये डिवाइस सीडीज को भी कॉपी कर सकता है। पेपे जल्द से जल्द उस डिवाइस को बोट के रास्ते इटली लाने के लिए बोलता है। आगे एनरिको उसी फोन से अपनी वाइफ टेरेसा को कॉल करके कहता है टेरेसा हमारी एनिवर्सरी है तो क्यों ना हम इस बार सरनेमो फेस्टिवल देखने के लिए जाए। ये बोलकर एनरिको फोन पर अजीब अजीब तरह की बातें करने लगता है। शायद एनरिको चेक करना चाहता था कि उसका फोन कोई टैप कर रहा है या नहीं और एनरिको बिल्कुल सही था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डी उन लोगों का फोन टैप कर रहा था। अब मूवी के अगले सीन में एनरिको अपनी पूरी फैमिली के साथ सनरेमो फेस्टिवल में पहुंचता है। वहां पर पूरी पुलिस फोर्स अंडर कवर होकर मौजूद थी और सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डी भी मौजूद था जो उन लोगों के कॉल टेप कर रहा था। सनरेमो में जाने से पहले एनरिको एक कॉल करने पब्लिक फोन के पास जाता है। तब वहां मौजूद एक आदमी उस फोन को रिकॉर्ड करने लगता है। तब वहां बैठा आदमी कहता है ये नेपाल में किसी से बात कर रहा है। उस लेडी का एड्रेस सुनकर रिकार्डी शांत रह जाता है क्योंकि वो एड्रेस एनरिको की मदर का था। एनरिको भी कॉल कट करके हॉल के एंट्रेंस की तरफ आता है तो वो देखता है वहां पर प्रीमियम सीट वाले रूम के बाहर बारम बानी खड़ा हुआ था। एनरिको उसे इशारा करता है और बारम बानी वहां से चला जाता है। वहां पर एनरिको देखता है कि वहां पर कई सारे अंडरकवर ऑफिसर खड़े हुए थे। मतलब सनरेमो फेस्टिवल को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि बारम बानी था। आगे एनरिको हॉल में जाकर अपनी वाइफ को किस करके अपनी फैमिली के साथ शो एंजॉय करने के लिए बैठ जाता है। रिकार्डी की टीम भी एक गाड़ी को सीज कर लेती है जिसके अंदर सनरेमो फेस्टिवल के म्यूजिक की कॉपीज थी। दरअसल इस बार टेप के साथ साथ उन लोगों ने सीडीज भी कॉपी की थी। तभी वहां पुलिस ऑफिसर रिकॉर्डी के पास आकर कहता है सर आपसे कोई मिलना चाहता है, ये मिक्स्ड बाय एरी के बारे में है। रिकॉर्डी तुरंत उस इंसान से मिलने जाता है तो रिकॉर्डी देखता है ये कोई और नहीं बल्कि बारम बनी था। अब मूवी के अगले सीन में हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो अब अपने पिता के घर में थे और बचपन के दिनों की तरह अपने पिता के साथ चाय रेडी करके उस चाय को विस्की की बोतल में पैक करके लेबल लगाने लगते हैं। ये पुराना काम करके उन तीनों ही भाइयों को काफी मजा आ रहा था। एनरिको को रियलाइज होता है कि इतना पैसा होने के बाद भी वो अब भी दुखी था। अब मूवी के अगले सीन में हम बारम बानी को देखते हैं जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसने खुद सजा से बचने के लिए पुलिस से रियायत मांगी थी और बदले में वो एनरिको और उसके बिजनेस के बारे में पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया था। और एनरिको भी अपने घर में एक रोमांटिक सॉन्ग्स की टेप रेडी करने लगता है जो कि उससे टेरेसा ने मांगी थी। एनरिको वो टेप टेरेसा के बेड के पास रख के अपने घर से निकलने वाला था लेकिन तभी रिकार्डी घर में आकर उसे पकड़ लेता है। अब मूवी में वापस हमें प्रेजेंट टाइम बताया जाता है जब एनरिको जेल में था। आगे एनरिको कोर्ट रूम में मौजूद होता है जहाँ पर एनरिको और उसके भाइयों पर इल्जाम लगाए जाते हैं। जज एनरिको से पूछता है तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, तुम गिल्टी हो या इनोसेंट। तब एनरिको जज से कहता है मैं एक डीजे हूँ और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि एनरिको, पेपे और एंजेलो को 4 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। इस केस के बाद फेडरेशन अगेंस्ट म्यूजिक पायरेसी एक्ट बनाया गया था। अब एनरिको गिफ्ट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और कभी कभी डीजे का भी। एनरिको और उसके भाइयों ने तकरीबन 180 मिलियन म्यूजिक टेप्स को मार्केट में उस समय बेचा था। मूवी के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एंजेलो पेपे और एनरिको को बताता है कि उसने टेनिस कोर्ट के नीचे कैसे 30 बिलियन लीरा छिपाए है। जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो 10 साल बाद उन्हें वो जमीन वापस मिल जाएगी और वो उनके पैसों से मौज करेंगे। तब एनरिको उसे मास्टर ट्रीटी के बारे में बताता है जिसके अनुसार इटली यूरोपियन यूनियन में शामिल हो चुका था। अब पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्री की यूरो ही करेंसी होगी, यानी इटली की करेंसी लीरा से अब यूरो हो चुकी थी। एंजेलो और पेपे को ये बात मजाक लगती है कैसे एक देश की रातों रात करेंसी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।